तो ऐसी कुछ चुनौतियों के बारे में भी एक सवाल है कि एक ऐसी पीढ़ी के वकील आप हैं जिसमें आपके बैकग्राउंड में कोई वकील नहीं रहा आपके पुरानी परिवार की पीढ़ियों में, तो आपने जब ये पेशा चुना वकालत का, तो कौन सी प्रमुख चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ा और आपने उन चुनौतियों का कैसे सामना किया? सबसे पहली चुनौती तो यही थी, जिस दिन मैंने लॉ में एडमिशन लिया उस दिन एक हमारे पिताजी के मित्र हमारे पिताजी से मिलने आए। संयोग से पिताजी घर पर नहीं थे, मैं था, तो मेरे से उनकी बात होने लगी। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हो? जी। तो मैंने कहा कि मैंने लॉ में एडमिशन लिया है, मेरा ग्रेजुएशन हो गया है और अब मैं लॉ करूँगा। तो वो आश्चर्य से बोले कि अरे नहीं नहीं, आप तो अच्छे स्टूडेंट हैं और आप लॉ क्यों कर रहे हैं? तो मैंने कहा कि लॉ भी एक अच्छा वो है। उन्होंने कहा नहीं नहीं, लॉ में फिर उन्होंने कई उदाहरण बताए कि अरे लॉ में तो आप फंस जाओगे और मतलब वकालत के बारे में थोड़ा सा उनका जो मानस था वो थोड़ा नेगेटिव साइड ही था। जी। पहली चुनौती ये थी कि फिर उनकी पिताजी से भी बात हुई, तो फिर उन्होंने मुझको काफ़ी कहा कि नहीं आप लॉ से बदल दीजिए, कुछ भी आप करिए, पीजी वगैरह। फिर मैंने दूसरी बार अपने मामा जी से चर्चा की कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि आप लॉ मत कीजिए, तो उन्होंने फिर कुछ उदाहरण बताए। जी। और जो हमारा पैतृक गांव है रोन, वहाँ से निकल कर गए और वो बहुत अच्छे वकील हुए। हालांकि वो एक आसाराम शर्मा जी हुआ करते थे, अब वो नहीं है। उनके एक बेटे इस समय डिस्ट्रिक्ट जज हैं और एक बेटे पीएससी के मेंबर हैं। वो वकील भी बहुत अच्छे थे और बहुत सम्मानजनक उनका सम्मान था, मतलब समाज में उनका सम्मान था। जी। तो उन्होंने उनका उदाहरण दिया, उन्होंने कहा आप उनके बारे में जानते हो? मैंने कहा हाँ मैंने सुना है, मैं उनसे मिला भी हूँ। तो उन्होंने कहा वकालत करके बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं और आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, आप वकालत करिए। तो पहली जो स्टेज थी वो यही थी कि मुझको लॉ करने से रोक रहे थे लोग। उन्होंने संभाला, क्योंकि होता उन्होंने भी यही है। संभाला। जी। और मैं व्यक्तिगत रूप से ये भी मतलब नई जनरेशन को कहना चाहूँगा कि आप जीवन में कोई एक ऐसा आदमी रखिए अपने पास जिस पर आपको पूर्ण भरोसा हो जी। और जिससे आपका कोई स्वार्थ ना हो। आपको कभी ये नहीं लगे कि ये व्यक्ति मेरे लिए कुछ कर देगा, लेकिन एक अच्छा व्यक्ति आप अपने जीवन में रखिए। वो आपका पारिवारिक जो है रिश्तेदार हो सकता है, आपके पिताजी माताजी तो सभी के ही रहते हैं जो उचित सलाह देते ही हैं, लेकिन उनसे हर बात हम नहीं शेयर कर सकते। हम हर बात नहीं शेयर कर सकते। तो जीवन में एक व्यक्ति ऐसा रखिए जिससे हम हर बात शेयर कर सकते हैं और उससे कोई समस्या है तो उसका सटीक समाधान मिलता है। लेकिन चूंकि मेरा लॉ जब कंप्लीट हुआ तो उस दौरान मेरे मामा जी नहीं थे, तो मुझे लगा कि अब मुझे क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ दिन के लिए सिविल जज की तैयारी करने गया। जी। फिर वहाँ भी मेरा ज़्यादा मन नहीं लगा। फिर वापस आके ये तय हुआ कि हमको अब वकालत ही करनी है। तो चूंकि यंग जनरेशन के लिए जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर होते हैं, उनके सामने एक प्रमुख चुनौती ये होती है कि जब वो कोर्ट में जाते हैं तो आर्थिक पक्ष शुरुआत में जो जूनियरशिप करते हैं तो आर्थिक पक्ष कमज़ोर रहता है। जी। चूँकि मैं भिंड में रहता था और भिंड से मैं ग्वालियर आया वकालत के लिए, तो फिर मेरे सामने ये भी मुझे सोचना था कि ये कैसे होगा। लेकिन उस दौरान मैं सिविल जज की तैयारी कर रहा था। तो मैंने अपने पिताजी से कहा कि चूँकि आप मुझे तैयारी करने की दृष्टि से जो भी मुझे आप मेरी पॉकेट मनी या जो भी खर्च मुझको आप देते हैं, जी। आप उतना ही दीजिए और आप ये मानिए कि मैं तैयारी ही कर रहा हूँ। और 2 वर्ष तक आप ये मानते रहिए कि मैं तैयारी कर रहा हूँ और 2 वर्ष के बाद जो है मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊँगा, ऐसा मेरा विश्वास है। जी। उन्होंने ठीक है आपको जो करना है, उन्होंने कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए रोका नहीं। तो जो है मैं आया, लेकिन मतलब जैसे कि डर एक रहता है कि नहीं नहीं वकालत में आप जाओगे, शुरुआत में आपको बहुत सारी समस्याएं आएंगी, आप फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, कोई आपको रिस्पॉन्स नहीं करेगा। लेकिन मैं जब आया तो विदिन 6 मंथ्स मुझे बहुत अच्छा फील होने लगा। मैंने जिनको ज्वाइन किया था, मेरे सीनियर हैं श्री प्रबल प्रताप सिंह सोलंकी और उनकी वाइफ, दोनों ही मतलब मेरे गुरु रहे हैं, अमी प्रबल। तो दोनों ने ही मेरे को सपोर्ट किया और फिर धीरे धीरे मैं
इस्टेब्लिश होता चला गया, मैंने उनका विश्वास भी जीत लिया, वो भी मेरे से हर चीज़ के लिए शेयर करते थे, मेरे पे भरोसा करते थे। एक बात ये भी रहती है कि जूनियर ये कहते हैं कि मुझे सीनियर जो है किसी केस में भेजते नहीं है, लेकिन मेरे सामने ऐसी कभी कोई चुनौती नहीं रही कि मुझे केस में भेजा नहीं गया हो जी। इवन एक मेरा मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग केस है, और वो भी हम कहें तो एक मेरी वकालत के कैरियर का मील का पत्थर साबित हुआ। एक जस्टिस हुआ करते थे यहाँ जी। जस्टिस एस द्विवेदी, तो वो काफ़ी जूनियरों को कोऑपरेट करते थे। एक केस में ऐसा हुआ कि उस केस की फाइल कोर्ट में नहीं पहुंची जी। और नंबर आने वाला था, तो मेरे सीनियर ने मुझसे कहा कि इस केस में आप टाइम ले लीजिए। तो मैंने कहा कि ठीक है, मैं ले लेता हूँ जी। तो मैं जब कोर्ट के सामने गया, मैंने कहा सर मेरे को इस केस में टाइम चाहिए। तो उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा आप इस केस को डे आफ्टर टुमारो कर दीजिए। जी। तो उन्होंने क्यों? मैंने कहा सर फाइल नहीं आ पाई आज ऑफिस से। अरे मेरे पास भी फाइल है, और ये गवर्नमेंट साइड से ये एडवोकेट है, इनके पास भी फाइल है। हाँ, फिर क्या दिक्कत है? फिर क्या दिक्कत है? जी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास फाइल नहीं थी, लेकिन जब मुझे लगा कि आर्गुमेंट हो ही रहा है तो फिर मैंने आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया। तो वो इस बात से बड़ा इम्प्रेस हुए कि इसके पास फाइल नहीं है, लेकिन ये इसके जो फैक्ट हैं वो ये बता रहे हैं, और वो ये सही बता रहे हैं। तो उन्होंने 2 मिनट तक मेरा आर्गुमेंट सुना, और उसके बाद गवर्नमेंट साइड से उन्होंने कुछ भी नहीं पूछा, क्योंकि आप होमवर्क करके गए थे। होमवर्क मैं ऑफिस में करता ही था जी। तो उन्होंने फिर जो है मतलब बेल ग्रांट की। उसके बाद 3 चीज़ें हुई। पहला कि मेरा कॉन्फिडेंस बहुत डेवलप हुआ, जी। दूसरा सीनियर का भी भरोसा मेरे ऊपर जमा, बिल्कुल, और तीसरा कोर्ट का भी मेरे ऊपर भरोसा जमा कि कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है तैयारी करके आता है। हाँ। तो उसके बाद कई मामलों में मैं जाता था तो वो मेरा थोड़ा सा आर्गुमेंट सुनते थे जी। और उसके बाद जो भी करना है उस केस में वो करते थे। जी। तो कहीं ना कहीं मैं प्रत्येक एडवोकेट जो जूनियर एडवोकेट है उनको ये कहना चाहूँगा कि आप ऑफिस जाते हैं शाम को, भले ही आपको किसी केस में आर्गुमेंट ना ही करना हो, उसमें सीनियर ही करेंगे आर्गुमेंट, लेकिन जब भी आपको जितने समय के लिए वो फाइल मिलती है तो आप उसको अपनी तैयारी कर लीजिए। हाँ जी, हाँ जी। बाई चांस, क्योंकि वकालत एक ऐसा प्रोफेशन है कि इसमें चांस मिलता है जब आप जूनियरशिप कर रहे होते हैं। जी। किसी दिन अचानक सीनियर किसी केस में दूसरे केस में बिजी हो गया तो आपको कोर्ट कहती है नहीं नहीं आप आर्गुमेंट करिए। अगर उस समय आप आर्गुमेंट करना शुरू कर देते हैं तो कोर्ट बहुत इंप्रेस होती है। वो एक चांस होता है, वो एक चांस होता है, वो सबके जीवन में आता है। वो सबके जीवन में आता है। बिल्कुल सही है सर। तो वहाँ से तो ऐसी छोटी छोटी बातें ये सब चलती रही, लेकिन मुझे वकालत के दौरान कभी डर नहीं लगा। ऐसा डर नहीं लगा कि मेरी प्रैक्टिस नहीं चली तो मेरा क्या होगा। ये नेगेटिव थॉट्स कभी आए नहीं मेरे को। पता नहीं कैसे, मतलब मैं वकालत में आ गया और मैं एक के बाद दूसरी के बाद तीसरी सीढ़ी चढ़ता हुआ चला गया। मैंने कभी नेगेटिव नहीं सोचा कि मैं वकालत कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। ये एक मेरा जो है, मुझे लगता है कि ये पॉजिटिव बात रही है जिसके कारण मैं यहाँ खड़ा हो पाया। इसी पॉजिटिविटी के साथ आपको उनसे मुलाकात आपकी हुई जिन्होंने आपको पहले रोका था नेगेटिविटी के साथ, दोबारा कभी जब आप इस पेशे में आए या इस पेशे में एक मुकाम हासिल किया? क्योंकि अगर वो नहीं आते शायद। वो मेरे को मिलते हैं, मैंने ऐसा उनको कभी एहसास नहीं कराया जी। और ऐसे मैं क्या बताऊं कि वो एक व्यक्ति ही नहीं, ऐसे कई व्यक्ति मेरे को मिले ऐसे। नहीं, उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए आपको कि अगर वो नहीं आते तो शायद आप शोध नहीं करते कि मुझे वकालत करनी है। मेरे जीवन में ऐसे 3-4 व्यक्ति आए। एक मेरे क्लोज रिलेटिव भी थे, उन्होंने भी कहा कि वकालत करके क्या करोगे, लोग आपको क्यों केस देंगे, क्या वहाँ वकील नहीं होंगे। मतलब वो सभी लोग, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि थोड़ा सा भिंड का जो माहौल है जी, वो गवर्नमेंट साइड की नौकरी में जाने का थोड़ा ज़्यादा है, और लोगों को लगता है कि वहाँ मतलब आप गवर्नमेंट की कोई भी नौकरी मिल जाए आपको, आप टीचर बन जाएं। आप टीचर बनना बुरा नहीं, टीचर बनना बहुत अच्छा है, और आज कोई टीचर नहीं बनना चाहता जी। लेकिन दुर्भाग्य है कि लोग मजबूरी में टीचर बन रहे हैं जी। कोई जॉब नहीं मिल पाई तो टीचिंग लाइन उन्होंने पकड़ ली और उसमें आसानी से मिल गई, या फिर लोग पुलिस में चले जाएं या लोग फौज में चले जाएं जी। तो उसको बड़ा अच्छा मानते हैं कि हाँ ये, मैं उसको बुरा नहीं मानता, लेकिन हर व्यक्ति तो टीचर नहीं बन सकता, हर व्यक्ति तो
पुलिस में नहीं जा सकता, हर व्यक्ति तो फौज में नहीं जा सकता। जी काम सभी अच्छे हैं। और जब मुझसे लोग निगेटिव बात करते थे तो मैंने उनको कभी कोई जवाब नहीं दिया। जी मैंने आज शायद वो सोचते होंगे या उन्हें याद होगा, मैंने कभी उनसे कहा भी नहीं कि देखो आपने ऐसा कहा था मुझसे, आज तो मैं ऐसा हो गया। जी ये क्योंकि व्यक्ति के जीवन में पता नहीं कब क्या आ जाएगा, मैंने उनको कभी एहसास भी नहीं कराया। लेकिन शायद वो लोग उनको याद होगा तो वो सोचते होंगे कि मैं गलत था। जी और उसके बाद मेरे गांव से कई लड़के आए तो वो ही बताते हैं कि भाई वो भी वकालत में आए हैं, वो देखते हैं, मेरे से बात करते हैं, फिर गांव में भी शायद बात करते होंगे तो उनको लगता होगा। बट मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक चुनौती मेरे सामने रखी जिसको मैंने स्वीकार किया और मैं आगे बढ़ा। बिल्कुल ठीक है सर। उन महत्वाकांक्षी अधिवक्ताओं के लिए है जिनके पास कानूनी पेशे में पारिवारिक संबंध नहीं होते हैं, जैसे आपके साथ भी नहीं थे, आप उन्हें सफल होने के लिए कौन से कदम उठाने की सलाह देंगे? एक तो आपने दी कि आपके पास एक मित्र होना चाहिए, ऐसा मित्र होना चाहिए जिससे हम सारी बातें बता सकें। इसके अलावा अगर उनके लिए, उन अधिवक्ताओं के लिए अगर आप कुछ कहना चाहें तो प्लीज़। आज मैं जहाँ तक फील कर रहा हूँ कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे इस प्रोफेशन में आ रहे हैं। जी जब मैं वकालत में आया था, या आज के लगभग 20 वर्ष पहले, उस समय जो फर्स्ट ग्रेड का स्टूडेंट हुआ करता था 12th के बाद, वो जाता था IIT करने, इंजीनियरिंग करने, वो डॉक्टर बनता था। और वकालत का जो प्रोफेशन था उसको 5वें 6वें नंबर पे लोग चुनते थे। जी लेकिन आज ऐसा नहीं है। जी आज लोग मतलब वकालत को प्राथमिकता के रूप में जो है कर रहे हैं। और जब से खासकर 5 इयर्स लॉ आया, जी, तब से इस फील्ड में क्रांति आई है। क्रांति आई है, बिल्कुल ठीक है सर। आज नए बच्चे 5 इयर्स लॉ कर रहे हैं, लॉ करने के बाद पीजी भी करते हैं, और पीजी करने के बाद जब वो इस प्रोफेशन में आते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं। लेकिन एक जो समस्या मुझको लग रही है कि वो काफ़ी जल्दी में होते हैं। जी, उनको वो चाहते हैं कि मैं किसी के यहाँ जूनियरशिप ना करूं। उनको थोड़ा सा गिल्टी फील होती है, मैं किसी का जूनियर हूं, मेरे को सीनियर के साथ रहना पड़ता है। सीनियर कई बार कुछ बोल भी देते हैं तो वो उनको स्वीकार नहीं होता। जी, लेकिन आप ऐसा मानिए, ये गुरु शिष्य परंपरा का आज के समय में एकमात्र प्रोफेशन बचा हुआ है जिसमें डिसिप्लिन है, और गुरु सभी को बनाने पड़ते हैं। भगवान राम, लेकिन वो भी गुरुकुल में गए शिक्षा लेने। जी, और एक चौपाई भी है रामचरितमानस की, गुरु गृह गए चलन रघुराई, अल्पकाल सब विद्या सब पाई। जी, तो आपको एक सीनियर के साथ कुछ समय के लिए रहना चाहिए। जी, वो 2 वर्ष भी हो सकता है, 3 वर्ष भी हो सकता है, अधिकतम 5 वर्ष। उसमें एक जो वकालत का जो है इस पेशे का जो निगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं वो सभी आपके ध्यान में आ जाएंगे। और उस दौरान हो सकता है आपका आर्थिक पक्ष थोड़ा कमज़ोर रहे, उसको स्वीकार करना चाहिए। जी, क्योंकि आज जब मैं देखता हूँ कि डॉक्टर और वकील, इन दोनों का प्रोफेशन लगभग एक जैसा है। जी, जब कोई डॉक्टर बनता है तो उसको आप नज़दीक से देखिए। जी, वो 10th क्लास से अपनी पढ़ाई शुरू करता है और 12th नीट करता है। नीट के बाद 5 साल तक वो MBBS करता है, फिर MBBS के बाद वो PG डिग्री करता है, PG के बाद फिर भी सुपर स्पेशलाइजेशन के लिए वो जो है MCH वगैरह करता है। जी, उसके लगभग 10 से 12 वर्ष उसमें लगते हैं। जी, आप 5 वर्ष के बाद कोर्ट में आते हैं, और 3 वर्ष अगर आप जूनियरशिप किसी की करते हैं तो इसमें कुछ बुरा नहीं है। जी, कम समय लग रहा है। हाँ, ये उससे कम समय लग रहा है। और अगर आप एक अच्छे वकील के रूप में स्थापित होते हैं भविष्य में, तो आप मतलब डॉक्टर भी अपने आप में जो एक अच्छा प्रोफेशन है वो भी काफ़ी आगे तक जाते हैं। सेवा आप भी और काफ़ी समर्पण सेवा और दोनों समर्पण में दोनों ही है इस प्रोफेशन में। तो ये भी जो है ना, आप इसमें एक मेरा संदेश जो है वो ये है कि आप कुछ समय के लिए जूनियरशिप जरूर करिए। जी, उससे कई चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। दूसरा ये है कि आप धैर्य बनाकर रखिए, क्योंकि धैर्य जो है ना, उसके बिना कुछ होना नहीं है।
जी क्योंकि आप खूब सोच लें कि अरे मुझे ऐसा ऐसा करना है, ये ऐसा जल्दी हो जाए। दूसरा क्या होता है, कई बार मैंने कुछ बच्चों से बात करते हुए देखा है, तो वो जो कोर्ट में आते हैं और जो टॉप पे बैठा हुआ है उसको देखते हैं। जी उसको आप देखिए, जरूर देखिए, तभी आपको जो है, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन उस वो किस रास्ते से चलते हुए वहां तक पहुंचा है उसको भी देखिए आप, जी उसको फॉलो कीजिए, तब आप भी वहां तक पहुंचेंगे। तीसरा ये है कि वकालत में आप अपनी थोड़ी सी जिज्ञासा बढ़ाइए, जी क्योंकि हर चीज को, ये सारा कुछ जब आप लॉ करते हैं, लॉ के दौरान थ्योरिकल जो बातें होती है वो अलग होती हैं, फिर प्रैक्टिकल करने जब आप आते हैं तो आपकी क्यूरियोसिटी बढ़नी चाहिए। तब हर असलियत चीज सामने आती है। तब चीजें सामने आती हैं कि बिल्कुल ये सही। हुआ तो कैसे हुआ, ये हुआ तो कैसे हुआ। मैं जब इस प्रोफेशन में आया तो मैंने अपने सीनियर से कहा, उन्होंने पूछा मेरे से कि आप कभी कोर्ट में गए हो? मैंने कहा मैं आज तक किसी कोर्ट में नहीं गया। तो उन्होंने, ठीक है, आप 6 महीने तक आप बिल्कुल मेरे साथ ही रहना कोर्ट में, और उसके बाद आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। मतलब पहले सीढ़ियाँ चढ़ना सीखो। पहले सीढ़ियाँ चढ़ना सीखिए। जी तो मैं उनके साथ ही रहता था, और जब भी मुझे मौका मिलता था तो उनसे पूछता, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, ये लोग इधर क्यों खड़े होते हैं जी। मैं, मतलब मेरे को कोर्ट का कोई बिल्कुल आइडिया ही नहीं था। जी एक एक चीज़ मैंने उनसे सीखी है, जी और वो करते करते फिर मैं जो है लगभग मैंने 4 साल उनके साथ प्रैक्टिस की है। और कभी फिर मैं फ्रस्ट्रेशन नहीं हुई सर आपको? कभी एक आध बार, देखिए ये तो लोगों के अंदर बिल्कुल आ सही। जाती है, जी। फ्रस्ट्रेशन आ जाती है, लेकिन अगर आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन आती है तो एक रात के लिए ही रहना चाहिए। बिल्कुल नया सवेरा जो होता है वो नई उमंग नई के उमंग साथ। के साथ फिर जी। हमको शुरुआत करनी चाहिए, तो आपको कभी दिक्कत नहीं आएगी। जी, बहुत अच्छी सलाह दी है सर आपने। अधिवक्ताओं के लिए एक ज़रूरी कामगर होगी आपकी सलाह।